बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। शार्प वैली और ब्लैक क्लार्क जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, कमरे में बैठे हुए चार अफराद जिन्होंने अपने चेहरे नकाबों के पीछे पोशीदा कर रखे थे, इनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। ये मकामी DIA के सरबराह थे। शार्प वैली और ब्लैक क्लार्क दोनों खाली कुर्सियों पर बैठ गए। इनके बैठते ही बाकी अफराद भी बैठ गए। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस मुल्क में आपकी तंजीम की जड़ें इंतहाई गहरी हैं और आपने हमारे साबका प्लान में हमारी जिस बेदरीक तरीके से मदद की है, हम इसके लिए आपके बेहद मशकूर हैं। हमें अफसोस है कि हमारा प्लान फेल हो गया और नतीजे में एक तो हमारा सब सेंटर हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल गया, दूसरा हमारे कई बेहतरीन साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि आपके सामने अपना प्लान रख सकें। मैं समझता हूँ कि ये प्लान हर लिहाज से मुकम्मल और जामा है, और अगर हमने इस प्लान पर कामयाबी से अमल कर लिया, तो कोई वजह नहीं कि एक्सू हमारी मुट्ठी में ना हो। शाह वली ने बाकायदा तकरीर करते हुए कहा। प्लान की तफसीलात बतलाइए, एक नकाबपोश ने खड़े होकर पूछा। शाह वली ने ब्लैक क्लार्क की तरफ इशारा किया और ब्लैक क्लार्क ने एक फाइल नकाबपोशों के दरमियान रख दी। शाह वली और ब्लैक क्लार्क दोनों खामोशी से नकाब बैठकर नकाबपोशों की तरफ देखने लगे। फाइल में इबारत के साथ साथ मुख्तलिफ नक्शे भी बने हुए थे। नकाबपोश मिलकर बगौर फाइल को पढ़ने लगे। तमाम फाइल का मुताला करने के बाद उन्होंने एक तवील सांस ली और फाइल बंद कर दी। क्या ख्याल है, कैसा प्लान है? शाह वैली ने पूछा। बेहतरीन और इंतहाई जामा प्लान है। हम सब मुतफ़िका तौर पर आपके जहनों की दाद देते हैं। जैसा आपके मुतालिक सुना है करते थे, आप दोनों को वैसा ही पाया, एक नकाबपोश ने खुशामदाना लहजे में कहा। अब आप लोग इस प्लान पर अमल दरामद की तैयारी करें। ब्लैक क्लार्क, जो इन खुशामदी बातों से इंतहाई नफरत करता था, बोल पड़ा। जी हाँ, आप बेफिक्र रहें। आज से इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और क्लाइमैक्स पर आपको इत्तला कर दी जाएगी। एक नकाबपोश ने इन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा। ओके, हम चलते हैं। फ्रीक्वेंसी 63 ईज 4 नॉर्थ 6 पर हमसे राब्ता कायम कीजिए। शार्प वाइली ने अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी नंबर बतलाया और फिर वो दोनों वापस दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। सफदर के नाकाम लौट आने पर तीनों के दरमियान DIA के मुतालिक बहस छिड़ गई। जूलिया किसी कीमत पर भी DIA में शामिल होने के लिए राजी नहीं थी। अलबत्ता सफदर और कैप्टन शकील नीम रजामंद थे। एक्सू हमें किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेगा। जूलिया ने इन दोनों को नीम रजामंद देखकर गुस्से से चीखते हुए कहा। कैप्टन शकील बगैर कोई जवाब दिए उठा और फिर इसने खूब अच्छी तरह कमरे की एक एक इंच जगह छान मारी, मगर कहीं भी डिक्टा फोन का निशान ना मिला। सफदर और जूलिया खामोशी से ये तमाम कार्रवाई देख रहे थे। कुछ नहीं है, कैप्टन शकील ने दोबारा अपनी जगह पर बैठते हुए कहा। हूँ, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। मिस जूलिया, हम इंतहाई खतरनाक पोजीशन में फंस चुके हैं। एक्सट्रू ने हमें फिलहाल अलहदा कर दिया है और इसके साथ ही 15 दिनों का मशरूत चैलेंज भी। अगर अगर हम चैलेंज में नाकाम रहे, तो आप यकीन करें कि एक्सट्रू अपने फैसले पर जरूर अमल दरामद करेगा। अब आइए दूसरी तरफ, हम इस वक्त ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जिसके आगे घोर अंधेरा है, रोशनी की एक मामूली सी किरण भी नहीं। हमारे पास कोई ऐसा क्लू नहीं है जिस पर हम चलकर एक्सट्रू को बेनकाब कर सकें। एक्सट्रू दानिश मंजिल को फिलहाल खैरबाद कह चुका है। अब वो कहाँ है, कौन है, किसे मालूम हो सकता है? हम में से किसी ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी। वो अगर नकाब उतार दे और हमारे साथ इस होटल में आकर बैठकर चाय पीता रहे, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये एक्स ट्रू है? इमरान को आप जानती हैं कि वो हमारा साथ देने से ज़्यादा एक्स ट्रू का साथ देना पसंद करता है, क्योंकि बहरहाल हमसे 1000 गुना ज़्यादा इसके एक्स ट्रू से मफादात हैं। चुनाचा यकीनन वो एक्स ट्रू की हिमायत करेगा। अब हमारे सामने कौन सा रास्ता है? आप इसके मुतालिक सोचिए। अगर हम यूं ही बैठे रहे और सोचने में 15 दिन गुजर गए, तो हमारा क्या हशर होगा? ये अज़हर मिनश शम्स है। कैप्टन शकील का लहजा बेहद जारिहाना था। मगर मुल्क से गद्दारी और मुल्क दुश्मन तंजीम का रुकन बनना कहाँ की अक्लमंदी है? जूलिया भी गुस्से में भरे हुए लहजे में बोली। मगर हम कब मुल्क से दुश्मनी की खातिर ऐसा कर रहे हैं? क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि हम दुश्मन तंजीम में इनके रुकन बनकर शामिल होते रहे हैं? क्या हमने पहले दुश्मन तंजीमों में शामिल होकर इनकी जड़ें नहीं खो दी? फिर अब कौन सी नई बात हो गई है? कैप्टन शकील ने भी झिंझलाकर जवाब दिया। ओह हाँ, ये बात ठीक है। इससे हम DIA की तंजीम को गहरा चरका लगा सकते हैं। अब जूलिया की समझ में बात आ गई। फिर सफदर ने भी तायद कर दी। चुनांचे ये झगड़ा बगैर खूबी निपट गया। तो ठीक है, DIA के एजेंट का टेलीफोन आए तो हम रजामंदी का इजहार कर देंगे, कैप्टन शकील ने कहा, और सफदर और जूलिया ने तायद में सर हिला दिया। अब कमरे में गहरी खामोशी छा गई। तीनों अपनी अपनी सोच में गर्क थे, शायद आने वाले वाकयात के मुतालिक सोच रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी ने खामोशी का ये तिलिस्म तोड़ दिया। कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? इसने सख्त लहजे में पूछा। फरमाइए जनाब, आप लोगों ने क्या फैसला किया? दूसरी तरफ से इसी नौजवान की आवाज़ सुनाई दी।
कैसा फैसला? और आप कौन हैं? कैप्टन शकील ने गुर्राते हुए पूछा। मैं वही हूँ जनाब, जिसके गाल पर अभी तक आपकी पांचों उंगलियों के निशानात सबत हैं। नौजवान ने चेखते हुए जवाब दिया। ओह ठीक है, हमने फैसला किया है आपके हक में। कैप्टन शकील ने सफदर और जूलिया की तरफ मायने खेज नजरों से देखते हुए जवाब दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है। अब आप ऐसा करें कि पीपल्स कॉलोनी की कोठी नंबर 120 में तशरीफ लाएं, ताकि चीफ आपको मजीद हिदायत और प्रोग्राम से आगाह कर सकें। वैसे एक बात का ख्याल रखें कि किसी किस्म की गलत हरकत या धोखाबाजी आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। नौजवान ने सख्त लहजे में तंबीह की। मिस्टर, हम बच्चे नहीं हैं कि आप हमें सबक पढ़ा रहे हैं। कैप्टन शकील को की बात पर गुस्सा आ गया। ओह सॉरी मिस्टर शकील, वाकई मुझसे गलती हो गई। अभी इस मुल्क में तालीम बालगा ने रिवाज नहीं पकड़ा। नौजवान का लहजा तंजिया था। इससे पहले कि कैप्टन शकील इसे कोई जवाब देता, दूसरी तरफ से रिसीवर रखा जा चुका था। इमरान ने कार शादमान कॉलोनी की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर पहले इसे टाइगर का पैगाम मिला था। शादमान कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 2 की दूसरी कोठी के करीब पहुंचते ही इसने इस्तरारी तौर पर कार रोक दी, क्योंकि गेट के सामने लोगों का काफी हजूम था और पुलिस की सुर्ख टोपियों की तादाद भी काफी थी। इमरान ने कार रोकी और तेज से चलता हुआ हजूम के अंदर घुस गया। हजूम में रास्ता बनाता जब वो सब से अगली सफ में पहुंचा तो उसने देखा कि एक कार तबाह हुई पड़ी थी। कार की पोजीशन देखकर वो पहली नजर में ताड़ गया कि कार पर दस्ती बम फेंककर तबाह किया गया है। इस कार से चंद फीट पर एक और कार मौजूद थी, जिसका एक टायर फटा हुआ था। दोनों कारों के दरमियान दो आदमी मरे पड़े थे। अजीब उलझा हुआ मंजर था। इमरान ने कोठी के गेट पर नजर डाली और दूसरे लम्हे इसकी नजर सुपर फयाज पर पड़ी, जो पहली बार कार की पिछली तरफ से निकलकर अब दूसरी कार की तरफ बढ़ रहा था। हेलो, मेरे ख्याल में ये दोनों कारें नीलामी में खरीदी गई हैं। इमरान ने सुपर फयाज से मुखातिब होकर जोर से कहा, और फिर इमरान की आवाज़ सुनते ही सुपर फयाज ठिठक कर रुक गया और फिर इमरान पर नजर पड़ते ही वो तीर की तरह इमरान की तरफ बढ़ा। खुदा की कसम सुपर, मुझे नहीं पता था कि ये कारें तुम्हारी बीवी को जहेज में मिली हैं, वरना मैं फयाज के करीब पहुंच जाने पर इमरान ने हिकलाने की शानदार अदाकारी की। शट अप, तुम बगैर मौका महल देखे बकवास की जाते हो। फयाज को जलाल इस वजह से भी जरूरत से ज्यादा आ रहा था कि लोग इमरान की बातें सुनकर बेतहाशा कह कह मार रहे थे। और फिर लोग तो एक तरफ रहे, पुलिस के सिपाही भी अपनी हंसी ना रोक सके थे। भाई सुपर, मैं तारीख में कतई निकम्मा हूँ। ताजमहल तो सुना हुआ है, ये मौका महल कहाँ वाक़ हुआ है? ये मौका महल किसी बादशाह का नाम था, शहजादों का या किसी पुलिस के बहुत बड़े अफसर का? इमरान की जबान चल पड़ी और फयाज झिलझिला गया। खामोश रहो, फयाज ने पैर पटकते हुए गुस्से से भरपूर लहजे में जवाब दिया। इसके चेहरे पर गुस्से से कौसो कज़ा के तमाम रंग इकट्ठे हो गए थे। बड़ी अच्छी पिक्चर थी। शौहर अपनी बीवियों को खुसूसी तौर पर ये फिल्म दिखाने के लिए ले जाते थे, और जब फिल्म का नाम स्क्रीन पर उभरता है तो सरगोशी में बीवी से कहते हैं कि देखा कितना अच्छा मशवरा है। नेक बीवियां अच्छे मशवरे पर हमेशा अमल करती हैं, मगर इसके जवाब में जब बेगम साहिबा की जबान चलती है तो शौहर साहब को मजबूरन इस नेक मशवरे पर अमल करना पड़ता है। इमरान की जबान चल पड़ी और वो साथ साथ यूं हाथों को हिला रहा था कि लोगों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ रहे थे। और तो और सुपर फयाज भी मुस्कुरा रहा था। बेचारा क्या करता, गोया मुश्किल और न गोया मुश्किल। और फिर अचानक इसे एक ख्याल आया, भगाओ इन सबको। इसने चीखकर सिपाहियों से कहा, जो इमरान की बातों पर यूं हंस रहे थे जैसे बच्चे मदारी के उल्टे सीधे करतबों पर दिल खोल कर हंसते हैं। सुपर फयाज की धार सुनते ही सिपाही चौंक कर अलर्ट हो गए और फिर उन्होंने बेतहाशा लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। चंद ही लम्हों के बाद मैदान साफ था और फयाज इस कामयाबी पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इमरान इस दौरान आगे बढ़कर संजीदगी से इन दो लाशों को देख रहा था। ये दोनों मकामी गुंडे थे। एक लाश उधर पड़ी है, ये इस कार में से निकली है और इसकी मौत गला दबने से हुई है, और इन दोनों लाशों से काफी देर पहले इसकी मौत वाकई हुई है। सुपर फयाज ने एक और लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान इसकी तरफ बढ़ा और फिर ये देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा कि लाश के जिस्म पर बैरे की वर्दी मौजूद थी और सीने पर कैफे का नाम भी लिखा हुआ था। ये लाश किस कार से निकली है? इमरान ने पूछा और फयाज ने हाथ से फटे हुए टायर वाली कार की तरफ इशारा कर दिया। और तो कोई इलाज नहीं मिली? इमरान ने गहरी संजीदगी से पूछा। वैसे लहजे की निचली सतह पर मुअज्जन इज़्तिराब की लहर साफ महसूस हो रही थी। हाँ, इस तबाहशुदा कार के करीब एक नौजवान बेहोशी के आलम में मिला था। इसके जिस्म पर मामूली सी खराश आई थी, और वो भी कार से बाहर गिरने से। वो शायद कार तबाह होने से 1-2 सेकंड पहले ही कार से बाहर कूद गया था, वरना कार के साथ-साथ इसके जिस्म के हिस्से भी ढूंढने पड़ते। इसे मैंने अस्पताल भिजवा दिया है। फयाज ने इमरान को बाकायदा रिपोर्ट देते हुए कहा, और इमरान ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली, जैसे इसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अच्छा मैं चलूं, मैं एक दोस्त को मिलने आया था। ये सामने वाली कोठी इसी की है। इमरान ने सामने वाली कोठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाय,
ये कोठी तुम्हारे दोस्त की है, ये तो खाली पड़ी है। मैंने सारी कोठी छान मारी है। फयाज ने हैरत ज़दा लहजे से में इमरान से पूछा। अरे तुम अंदर क्यों गए थे? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये कार इस कोठी से बाहर निकल रही थी कि इसका टायर फटा और फिर दूसरी कार पर बम मारा गया। ये निशानात देख रहे हो? फयाज ने कारों के टायरों के निशानात दिखाते हुए कहा। तो वो जो जख्मी हुआ है वो कहीं मेरा दोस्त ना हो? इमरान ने अब लहजे को गुलूगीर बनाते हुए कहा। नहीं, इसे होश में आने के बाद इस कोठी से लाताल्लुकी जाहिर की थी, फयाज ने जवाब दिया। और इमरान उछल पड़ा। लाताल्लुकी? अरे, आज मैंने अखबार में इश्तेहार पढ़ा था कि डैडी ने मुझसे ऐलान लाताल्लुकी किया है। अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी जाकर लुगात में लाताल्लुकी का मतलब देखता हूँ। वैसे मेरे ख्याल में पुराने ज़माने में जागीरदारों को ताल्लुकादार कहा जाता था। ये लाताल्लुकी शायद जागीरदारी को कहते होंगे, इमरान ने कहा और फिर फयाज को हैरतज़दा छोड़कर तेजी से दौड़ा। और फिर फयाज की रुको रुको रुक जाओ खबरदार की आवाज़ों पर कान धरे बगैर दौड़ता हुआ अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया और दूसरे लम्हे इसकी कार ने तेजी से टर्न लिया और फिर वापस शहर की तरफ दौड़ती चली गई। इमरान की तसल्ली हो गई थी कि टाइगर को कोई खतरा नहीं है। अस्पताल जाना फजूल था क्योंकि जाहिर है कि मरहम पट्टी के बाद टाइगर ने पहली कोशिश अस्पताल से फरार होने की होगी। इमरान कार दौड़ाता हुआ चला गया और फिर थोड़ी देर बाद इसने कार मेन रोड से एक बाई रोड पर डाल दी। थोड़ी दूर जाकर इसने कार रोकी और फिर कार से उतरकर आगे बढ़ने लगा। और जल्द ही इसे इस कैफे का बोर्ड नजर आ गया जिसका जिक्र टाइगर ने अपनी रिपोर्ट में किया था और जिसका बैज इसने मुर्दा बैरे के सीने पर लगा हुआ देखा था। कैफे का दरवाजा खुला। इमरान कैफे में दाखिल हो गया। कैफे में कोई खास रौनक नहीं थी। इक्का दुक्का मेजें आबाद थीं। काउंटर पर एक आदमी बैठा नजर आ रहा था। काउंटर के साथ ही इमरान को वो दरवाज़ा भी नजर आ गया जो तहखाने में जाता था और जिसके मुतालिक टाइगर ने वजाहत की थी। इमरान सीधा काउंटर की तरफ गया और फिर इसने करीब जाकर दोनों कोहनियां काउंटर पर टिकाईं और बड़े पुरअसरार अंदाज में काउंटरमैन की आंखों में घूरने लगा। काउंटरमैन इस तरह इमरान को घूरने से नर्वस हो गया। इमरान की आंखों से इसे बिजली की सी लहरें सी निकलती हुई नजर आ रही थी और इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके इर्द गिर्द समुद्र की मौजें सर पटक रही हों। एक अजीब सी ख्वाबनाक धुंध इसके जहन पर कब्जा जमाने लगी थी। काउंटरमैन ने बड़ी कोशिश की कि वो इमरान की आंखों में देखने की बजाय अपनी तवज्जो दूसरी तरफ कर ले मगर बेसूद। चंद लम्हों बाद इमरान साहब की फुंकार की तरफ फुंकारा। तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे, जो मैं कहूँगा वैसे ही करोगे। और काउंटरमैन को यूं महसूस हुआ जैसे एक नादीदा कुव्वत इसके आसाब पर कंट्रोल कर चुकी हो। मैं तामील करूंगा, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। मुझे तय खाने में ले चलो। इमरान ने साबका लहजे में इसे हुक्म दिया और फिर इससे नजरें हटाकर कैफे पर तायराना नजरें डालना शुरू कर दी। काउंटरमैन एक दो लम्हों तक अपनी जगह पर बेहद हरकत खड़ा रहा और फिर अचानक चौंक कर बोला। चलिए जनाब, मैं आपको तय खाने में ले चलता हूँ। इसका लहजा बेहद मौदबाना था और इसकी आवाज़ से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कहीं दूर से बोल रहा हो। इमरान मुस्कुराया और फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। काउंटरमैन ने काउंटर की दराज खोली और एक चाबी निकाली और फिर इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने चाबी से ऑटोमेटिक लॉक खोला और फिर इमरान को लिए दरवाजे के अंदर चला गया। जल्द ही वो एक कमरे में पहुंच गए जहां काफी बड़ा ट्रांसमीटर मौजूद था। इमरान तेजी से ट्रांसमीटर के सामने कुर्सी पर बैठ गया। फ्रीक्वेंसी और हेडक्वार्टर कोड बदलाओ। इमरान ने एक बार फिर काउंटरमैन की आंखों में अपनी सांप की तरह चमकती हुई आंखें डालकर तहकुमाना लहजे में कहा। फ्रीक्वेंसी 20 ईस्ट नॉर्थ 4 कोड डेंजर। काउंटरमैन ने यूं बतलाया जैसे कोई टेप चल रहा हो। इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और फिर काउंटरमैन की बतलाई हुई फ्रीक्वेंसी सेट करके हेडफोन कानों पर चढ़ा लिया। जल्दी ही ट्रांसमीटर से उभरने वाला शोर बंद हो गया और एक उड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। हेडक्वार्टर स्पीकिंग, ओवर। A3 स्पीकिंग, सर, ओवर। इमरान ने ऐसे लहजे में बात की जैसे इसे शदीद जुकाम हो गया हो। कोड, दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में पूछा गया। डेंजर, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। A3, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज काफी बदली हुई है। जल्दी जवाब दो, ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में पूछा गया। सर, एक्सू की टीम से झड़प हो गई थी जिससे मेरी नाक पर शदीद चोट आई है। इस वजह से मुझे बोलने में बेहद तकलीफ हो रही है, ओवर। इमरान ने एक माकूल बहाना बनाया। मिशन का क्या हुआ? रिपोर्ट दो, ओवर। शायद हेडक्वार्टर इमरान के बहाने पर मुतमईन हो गया था। सर, अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, ओवर। इमरान ने गोलमोल सा जवाब दिया। A3, तुम लोगों की कारकर्दगी बेहद सुस्त रही है। तुम्हें जल्द से जल्द मिशन को पाए तक मील तक पहुंचाना चाहिए, ओवर। हेडक्वार्टर की तरफ से बोलने वाले का लहजा लम्हा ब लम्हा सख्त होता जा रहा था। सर, कोई लाइन ऑफ एक्शन ही समझ नहीं आ रही, ओवर। इमरान ने जानबूझकर ये फिक्रा कहा। नंबर ए और नंबर 2 क्या कर रहे हैं? क्या इस मुल्क में जाकर इनकी तमाम सलाहियतें खत्म हो गई हैं, ओवर। हेडक्वार्टर ने धारते हुए पूछा। इमरान समझ गया कि नंबर ए और नंबर 2 का इशारा शार्प वैली और ब्लैक क्लार्क के मुतालिक है।
सर, मैं क्या कह सकता हूँ? हम तो उनके पाबंद हैं। अगर हमें खुली इजाज़त दी जाए, तो हम अपनी मर्ज़ी से इस केस से निपट लें। ओवर। इमरान ने बात बनाई। जवाब में चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर आवाज़ आई। ठीक है, मैं इन्हें अभी ऑर्डर दे देता हूँ कि वो अलहदा काम करें और तुम अलहदा काम करो। हाँ, अगर इन्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उन्हें हर किस्म की इमदाद देने के पाबंद होगे और तुम दोनों पार्टियों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। तुम दोनों फरीक एक दूसरे को रोजाना की कारकर्दगी की रिपोर्ट दोगे। मैं तुम्हें बतौर डीआईए के सरबराह तमाम इख्तियारात देता हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से अहकाम सादे किए जाने लगे और इमरान की आंखें मुसरत से चमकने लगी क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। वाकई टाइगर ने बड़े काम के आदमी पर हाथ डाला था। A3 डीआईए का मकामी सरबराह था। ओके सर, आप कतई बेफिक्र रहें। डीआईए चंद दिनों में ही एक्टिव एक्सू को बेनकाब कर देगी। ओवर। इमरान ने जब ये कहा तो दिल ही दिल में हंस रहा था। इसे इस तस्वुर से एक अजीब सी फरहत महसूस हो रही थी कि अगर हेडक्वार्टर को इस वक्त ये मालूम हो जाए कि इससे बात करने वाला ही दरअसल एक्सट्रू है, तो कैसी रहेगी। ठीक है, तो मुझे डेली रिपोर्ट दोगे। ओवर। हेडक्वार्टर से हुक्म दिया गया। ओके सर। ओवर। इमरान अब बातचीत खत्म करना चाहता था। ओके, ओवर एंड ऑल। हस्ब तवक्का दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। सर पर चढ़ा हेडफोन उतार कर इसने ट्रांसमीटर हुक से लटकाया और फिर उठ खड़ा हुआ। इमरान के पीछे खड़ा काउंटरमैन खामोश था। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे और तुम कैफे से मेरे साथ चलोगे और जो मैं पूछूंगा इसका सही सही जवाब दोगे। इमरान ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए इसे हुक्म दिया। मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगा, काउंटरमैन ने डूबे हुए लहजे में जवाब दिया और इमरान इत्मीनान से सर हिलाता हुआ वापस कैफे की तरफ बढ़ गया। काउंटरमैन इसके पीछे चल रहा था। जब वो दोनों कैफे के हॉल में दाखिल हुए तो अचानक इमरान ठिठक कर रुक गया। सामने दरवाजे से दो गैर मुल्की अंदर दाखिल हो रहे थे। इमरान और काउंटरमैन को इस खुसूसी दरवाजे से निकलते वो देख चुके थे। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता है, इन दोनों ने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिए। हैंड्स अप, उन्होंने चीखकर इमरान से कहा। इमरान ने खामोशी से हाथ उठा दिए। कौन हो तुम और तहखाने में क्यों गए थे? एक गैर मुल्की ने चीखकर पूछा। मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तहखाने का इंस्पेक्टर हूँ। कैफे का तहखाना चेक करने गया था, इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया। इमरान के जवाब से एक दो लम्हे के लिए इनके चेहरों पर सरासीमगी सी फैल गई। शट अप, तुम झूठ बोल रहे हो। 2 मिनट की खामोशी के बाद इनमें से एक बोला। तुम बताओ जिगर, ये तुम्हारे साथ तहखाने में क्या करने गया था? अब उन्होंने काउंटरमैन, जिसका नाम जैगर था, से सवाल किया। जनाब, मैं हुक्म की तामील करूंगा। काउंटरमैन अभी तक ट्रांस में था, इसलिए इसने वही जुमला दोहरा दिया। क्या बकवास है, एक गैर मुल्की ने झिंझलाकर कहा। इसे गिरफ्तार कर लो। इसने इर्द गिर्द खड़े बैलों को हुक्म दिया और इसका हुक्म मिलते ही सब बैरे मिलकर इमरान की तरफ बढ़े। जैसे ही वो इमरान के करीब आए, इमरान अचानक बर्फ की तरह लहराया और दूसरे लम्हे करीब खड़ा एक बैरा इसके हाथों पर उठता हुआ सामने खड़े हुए गैर मुल्कियों से जा टकराया। एक गैर मुल्की तो इसके धक्के से दूसरी तरफ उलट गया, मगर दूसरा अपने पहलू बचा गया। इसे पहलू काटते ही ट्रैगर दबा दिया था। गो इससे इमरान निशाना इमरान का लिया था, मगर इमरान इसकी जद में कहाँ आता था। वो तेजी से एक साइड में हो गया और गोली इसकी बजाय इसके पीछे खड़े काउंटरमैन के सीने में घुसती चली गई और काउंटरमैन एक खौफनाक चीख मारता हुआ ढेर हो गया। हॉल में सरासीमगी और खौफ की एक लहर दौड़ गई। इमरान ने एक जोरदार जंप लगाया और वो उठते हुए गैर मुल्कियों के सर पर से होता हुआ दरवाजे में जा गिरा। इससे पहले कि गैर मुल्की और बैरे संभलते या पोजीशन समझते, इमरान ने फुर्ती से दरवाजे के दोनों पट खींचकर बंद कर दिए। इसी में एक गैर मुल्की ने फायर कर दिया, मगर गोली इमरान की बजाय दरवाजे में लगी। इमरान ने इंतहाई तेजी से दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो कुछ देर के लिए महफूज हो गया था। चुनाचा वो आराम से चलता हुआ अपनी कार तक पहुंचा। दूसरे लम्हे इसकी कार फराटे भरती हुई बाई रोड से मेन रोड की तरफ मुड़ गई। इमरान को बस इतना अफसोस जरूर रह गया था कि वो काउंटरमैन को अपने साथ ना ले जा सका, वरना वो इससे अच्छी खासी मालूमात हासिल कर लेता। जल्द ही इसकी कार शादमान कॉलोनी की इसी कोठी पर पहुंच गई जहां कुछ देर पहले सुपर फयाज तफ्तीश में मसरूफ था और जिससे जान छुड़ाने के लिए वो वहां से भागा था। अब वो जगह खाली थी। दोनों गाड़ियां और लाशें ले जाई जा चुकी थीं। इमरान ने कार गेट के सामने रोकी और फिर उतरकर इसने गेट के करीब सुराख में उंगली डाल दी। दूसरे लम्हे गेट खुलता चला गया। इमरान कार अंदर ले गया। इसने कार पोर्च में खड़ी की और फिर उतरकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन कमरे में घुसते ही वो ठिठक कर रुक गया। तहखाने का खुफिया दरवाजा खुला हुआ था। इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर झपट कर तहखाने की सीढ़ियां उतरता चला गया और फिर इसके बदतरीन अंदेशों की तस्दीक हो गई। टाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक A3 को तहखाने में मौजूद होना चाहिए था, मगर खाली तहखाना इसका मुंह चिढ़ा रहा था। A3 गायब था। इसका मतलब है कि डीआईए खासी मुस्ताद और फाल तंजीम है। इमरान ने दिल ही दिल में सोचा और वापस मुड़ गया। दरअसल इससे गलती हुई थी, वो फयाज की वजह से चला गया था, मगर फयाज के जाते ही डीआईए A3 को लेकर उड़ गई और इस तरह इमरान की तमाम स्कीम चौपट होकर रह गई। वैसे अब इसे यकीन था कि वो कैफे भी तबाह किया जा चुका होगा, इसलिए फिलहाल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था।
तहखाने का दरवाजा बंद करके इमरान दोबारा कार में आ बैठा और फिर इसकी कार जल्द ही कोठी से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की इमारत आधी रात के वक्त भी रोशनियों से जगमगा रही थी। इस इमारत के गिर्द सर्च लाइटों का एक ऐसा इंतजाम किया गया था कि इमारत का चप्पा चप्पा रोशन था और फिर मिलिट्री, पुलिस और सेक्रेटरीट का खुसूसी हिफाजती अमला बेहद चौकन्ना रहता था। इस इमारत के अंदर मुल्क के खुफिया तरीन राज पोशीदा थे और इन राजों की हिफाजत के लिए ही ऐसा इंतजाम किया गया था कि पहरेदारों की नज़रों से गुजरे बगैर मक्खी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। इमारत से काफी दूर एक खाली मकान की छत पर शार्प वाइली और ब्लैक क्लार्क खड़े हुए बगौर इमारत की तरफ देख रहे थे। बड़ा जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किया गया है, शार्प वाइली ने सरगोशी करते हुए कहा। हाँ, मगर इन्हें मालूम नहीं कि इनका पाला किन से पड़ा है, ब्लैक क्लार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो क्या होता है। वैसे मुझे उम्मीद तो है कि हमारा प्लान कामयाब रहेगा, शार्प वाली ने तजबजब भरे लहजे में कहा। बिल्कुल कामयाब होगा। हमारा प्लान ही ऐसा है कि ये सोच भी नहीं सकते। ब्लैक क्लार्क का लहजा एतमाद से भरपूर था। फिर काफी देर तक वो दोनों खामोश रहे। इनकी नजरें अब भी इमारत पर ही लगी हुई थी। अभी तक उन्हें शुबा नहीं हुआ था, वरना जरूर पहरेदारों में हलचल पैदा हो जाती। शाप वाली ने दोबारा सरगोशी की। देखते जाओ, इनको शुबा भी नहीं होगा और हम अपना काम कर जाएंगे। ब्लैक क्लार्क जरूरत से ज्यादा पुरउम्मीद था। इससे पहले कि शाप वाली कोई जवाब देता, इनके कानों में एक हल्की सी सीटी की आवाज गूंजी। सीटी की आवाज मकान के निचले हिस्से से आ रही थी और वो दोनों ही चौंक पड़े। मैं चलता हूँ, मेरा ख्याल है कि काम मुकम्मल हो गया है। तुम यहाँ से निगरानी करो, अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा करना, शाप वाली ने ब्लैक क्लार्क से कहा और फिर रेंगता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ब्लैक क्लार्क ने एक लम्हा के लिए मुड़कर शाप वाली को जाते हुए देखा और फिर दोबारा इमारत पर नजरें जमा दी। शाप वाली तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे एक हॉल में पहुंच गया। हॉल में इस वक्त 10 के करीब मुसल्ला आदमी खड़े थे। हॉल के फर्श पर एक कोने में सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। शाप वाली तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। सीढ़ियां उतरकर वो काफी नीचे बने हुए एक तहखाने में पहुंच गया। यहाँ तकरीबन 5 आदमी मौजूद थे। तहखाने की एक दीवार में काफी बड़ा सुराख बना हुआ था जो आगे की तरफ चला गया था। काम मुकम्मल हो गया? शापवाली ने एक आदमी से पूछा। यस सर, नक्शे के मुताबिक सुरंग ठीक रिकॉर्ड रूम में निकली होगी, इस आदमी ने जवाब दिया। वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शापवाली ने मुस्तरद भरे लहजे में जवाब दिया। सर, इन लोगों ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। इमारत की बुनियादें और निचली दीवारें शीशे की बनी हुई हैं, जिनमें सुरंग का लगाना तकरीबन नामुमकिन है। मगर हमारी ये जदीद तरीन मशीन 04 बनाई ही इसी खदशे के पेश नजर गई है। इसने शीशे की दीवार को यूं काट दिया जैसे तार साबुन को काटता है। इस आदमी ने फर्श पर पड़ी हुई एक छोटी सी मशीन की तरफ इशारा करते हुए बताया। चूहा बेचकर तसल्ली कर ली गई है? शाप अली ने सुरंग खोदने वाली जदीद तरीन एटॉमिक मशीन की तरफ तहसीन भरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, मैंने सोचा कि ये काम आपके सामने से अंजाम दिया जाए ताकि आपकी मुकम्मल तसल्ली हो जाए। इस आदमी ने, जो शायद इस ऑपरेशन का इंचार्ज था, जवाब दिया। भेजो, शाप वाली ने कहा और इसके पास खड़े एक आदमी को इशारा किया। इस आदमी ने थैले में से एक मोटा ताज़ा चूहा निकालकर इंचार्ज के हाथ में दे दिया। चूहे की कमर में एक बाकायदा बेल्ट बंधी हुई थी और इस बेल्ट के साथ एक नायलॉन की बारीक सी रस्सी थी। इंचार्ज ने बेल्ट को पकड़कर चूहे को सुरंग के दहाने पर छोड़ दिया और खुद रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लिया। चूहा जो इसके हाथ में था तड़प रहा था। आज़ादी मिलते ही तेजी से सुरंग के अंदर दौड़ गया। काफी देर तक रस्सी खिसकती रही और फिर इसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई, हत्ता कि चंद लम्हों बाद रस्सी खत्म हो गई। इंचार्ज ने रस्सी खत्म होते ही इसे दोबारा खींचना शुरू कर दिया। वो रस्सी को तेजी से खींचता चला गया। सब लोग इसे बड़े इश्तियाक से तमाशा देख रहे थे। शाप वाली की नजरें भी सुरंग के दहाने पर जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद रस्सी के साथ बंधा हुआ चूहा भी खींचता हुआ सुरंग के बाहर आ गया। वो बारीक सी आवाजें ची ची कर रहा था, शायद यूं जबरदस्ती खींचे जाने पर एहतजाज कर रहा था। मगर इसके एहतजाज की वहां क्या परवाह थी। इंचार्ज और शार्प वैली बगौर चूहे के जिस्म का मुलाहिजा कर रहे थे। ये देखिए, शीशे के जर्रात इसके जिस्म से चिमटे हुए साफ नजर आ रहे हैं, इंचार्ज ने मुसरत आमेज लहजे में कहा। हाँ ठीक है, सुरंग वाकई कामयाबी से लगाई गई है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, शाप वैली ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर रिवॉल्वर का चैम्बर चेक करके इसने हाथ में पेंसिल टॉर्च और एक तरफ पड़ा हुआ कैमरा नुमा आला उठाया और सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। सुरंग के अंदर वो घुटनों के बल चलता हुआ जा रहा था। हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल टॉर्च रोशन थी। इसकी बारीक सी शुआ ने उसे रास्ता दिखाने में खासी मुआवन साबित हो रही थी। तेजी से आगे बढ़ता हुआ वो जल्द ही इस जगह पर पहुंच गया जहां शीशे की दीवार थी। इसमें बना हुआ सुराख गो कदे तंग था, लेकिन इतना जरूर था कि वो आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। चुनाचा वो बड़ी एहतियात से अंदर दाखिल हो गया।
दीवार क्रॉस करते ही वो एक काफी बड़े हॉल में पहुंच गया। हॉल में चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां मौजूद थीं जिन पर नंबर्स लगे हुए थे। शाप वाली ने जेब से एक कागज निकाला और फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में इसने कागज पर बना हुआ नक्शा बगौर देखा। इसने कागज दोबारा जेब में रखा और फिर हाथ में पकड़े हुए कैमरे नुमा आले का रुख एक अलमारी जिस पर नंबर 2 लिखा हुआ था की तरफ कर दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। अलमारी के करीब पहुंचकर इसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर नजरें अलमारी पर गाड़ दी। इसे इतना तो अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ मौजूद हर अलमारी के गिर्द हिफाजत के जदीद साइंसी इंतजाम जरूर किए गए होंगे। एक लम्हे तक सोचने के बाद इसने आले के दस्ते पर लगा हुआ बटन धीरे से दबा दिया। बटन दबते ही आले की नाल से सुर्ख रंग की एक बारीक शुआ निकली और अलमारी पर पड़ते ही एक झमाका सा हुआ, जैसे कोई सर्किट टूट गया हो। शाप वाली धीरे से मुस्कुराया। हिफाजती निजाम का सर्किट इस एवरॉन शुआ की वजह से खत्म हो चुका था। शापवाली ने आले का एक और बटन दबाया और इस दफा सुर्ख शुआ की बजाय सब्ज रंग की तेज शुआएं निकली और अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पर पड़ने लगी। तकरीबन 1 सेकंड बाद अलमारी का वो हिस्सा पिघलना शुरू हो गया। वो शुआओं को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करने लगा और अलमारी का फौलादी सीना इन शुआओं से पिघलने लगा। इसने चंद लम्हों के बाद बटन ऑफ किया और फिर तेजी से हाथ बढ़ाकर अलमारी के सुराख के अंदर से एक मोटी सी फाइल निकाल ली। ये सब्ज रंग की काफी मोटी फाइल थी। इसे बड़ी बेचैनी से फाइल के ऊपर लगी हुई सील तोड़ी और फिर फाइल ने खुलते ही इसे उछलने पर मजबूर कर दिया। ये फाइल इस मुल्क और एक और मुल्क के दरमियान मौजूद एक अहम दिफाई माहिदे के कागजात से भरी हुई थी। ये एक ऐसी फाइल थी जिसकी बिना पर शाह वैली का मुल्क इस मुल्क को तगने का नाच नचा देता। एक इंतहाई खुफिया राज इसके हत्थे चढ़ चुका था। इसने आहिस्ता से फाइल को एक तरफ फर्श पर रखा और अलमारी के अंदर मौजूद दूसरी फाइलों को चेक करने लगा, मगर कोई भी फाइल इसके काम की ना थी और जिस काम के लिए वो आया था वो हनूज नामुकम्मल था। शाप वैली ने अंदर हाथ डालकर अलमारी का लॉक ओपन किया और अलमारी के पट खोल दिए। अलमारी में तकरीबन 100 के करीब फाइलें मौजूद थीं। इसने सारी फाइलें देख लीं, मगर इसकी मतलूबा फाइल इसे अभी तक नहीं मिली थी और खाली अलमारी इसका मुंह चिढ़ा रही थी। इस नाकामी ने उसे झिंझला दिया। अचानक इसके जहन में एक झमाका हुआ और इससे पेंसिल टॉर्च की रोशनी में अलमारी की दीवारों को बगौर देखना शुरू कर दिया। जल्द ही बाएं कोने पर एक छोटे से बटन पर इसकी टॉर्च से निकलने वाली रोशनी ठहर गई। इसने उंगली से इस बटन को दबा दिया। बटन दबते ही अलमारी की पिछली दीवार एक तरफ सुरकती चली गई। अब सामने एक छोटे से तहखाने में सुर्ख रंग की एक फाइल नजर आने लगी थी। इसने फाइल पकड़ने से पहले इस कैमरा नुमा आले का रुख इस फाइल की तरफ किया और एक बटन दबा दिया। सुर्ख रंग की शुआ तेजी से इस फाइल पर पड़ी और एक झमाका सा हुआ। इसने आले का बटन बंद करके इत्मीनान की एक तवील सांस ली। इसकी एहतियात की आदत काम कर गई थी, वरना वो जैसे ही फाइल को हाथ लगाता खतरे के अलार्म बज उठते और सारा मिशन ही नाकाम हो जाता। अब इसने इत्मीनान से फाइल को उठा लिया। फाइल के ऊपर सुनहरे अल्फाज में सिर्फ 2 लफ्ज लिखे हुए थे, X2 और इंतहाई अहम, इंतहाई खुफिया के अल्फाज साफ नजर आ रहे थे। शार्प वाइली ने तेजी से फाइल एक तरफ रखी और फिर बाकी फाइलें उठाकर वापस अलमारी में रखनी शुरू कर दी। सिर्फ एक्सो की फाइल और वो पहले वाली मोटी फाइल इसने बाहर रहने दी। फिर इसने दोनों फाइलें उठाईं और वापस सुरंग की तरफ चल दिया। इसका दिल मुसरत से लबरेज था और जहन में अपनी कामयाबी का तस्वर वो एक्सो की खुफिया तरीन फाइल के साथ साथ एक ऐसी फाइल भी लिए जा रहा था जिस पर यकीनन इसकी हुकूमत उसे जबरदस्त खराज तहसीन पेश करती। वो सुरंग में रेंगता हुआ वापस बखैर आफियत कमरे में पहुंच गया, जहां मौजूद अफराद दिली दिल में इसकी कामयाबी की दुआएं मांग रहे थे। कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। शाप वाली ने कमरे में दाखिल होते ही नारा लगाया और वहां मौजूद अफराद के दिल मुसर्रत से लबरेज हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।